क्रिटिक इनसाइट पेश करता है द कॉलोनी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमंस ने क्लाइमेट कंट्रोल मशीन बनाई थी, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से वो मशीन खराब होकर रुक गई। लेकिन उस मशीन की वजह से बर्फ गिरना नहीं रुकी और पूरी पृथ्वी आइस एज में बदल गई और लगभग पूरी मानव जाति ठंड में जमने की वजह से खत्म हो गई है। और जो लोग बच गए हैं वो नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं और उन अंडरग्राउंड बंकर्स को हम कॉलोनी के नाम से भी बुलाते हैं। आगे हम सैम को देखते हैं जो कॉलोनी नंबर 7 में रहता है कुछ लोगों के साथ। वो अपने आप को खुश नसीब मानता है कि उसे इस ठंड में नीचे कॉलोनी में रहने को जगह मिली हुई है, जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि खाना धीमे धीमे समाप्त होने लगा था, इसलिए अब उन्हें लिमिटेड फूड रिसोर्सेज के साथ ही रहना पड़ता है। इसी वजह से सैम की गर्लफ्रेंड काई सैटेलाइट की मदद से कर्म जगह को अपने मॉनिटर में ढूंढती रहती है ताकि उन्हें एक दिन कर्म जगह मिल जाए जहां वो खेती कर सके। इसलिए कॉलोनी के लोग सब्जियों में से बीज निकाल के इकट्ठा करके रखते रहते हैं। उस कॉलोनी के 2 लीडर्स हैं, ब्रिक्स और मेसन, जो आइस एज होने से पहले सोल्जर थे और अब दोनों ही कॉलोनी के लोगों की देख रेख करते हैं। सिर्फ ठंड और भूख ही नहीं थी जिससे उन लोगों को बचना था। दरअसल ज्यादा ठंड की वजह से लोग फ्लू से भी इन्फेक्टेड होने लगे थे और ये फ्लू कॉलोनी में ना फैल जाए, इसलिए ब्रिक्स ने ये रूल बनाया था कि फ्लू इन्फेक्टेड लोगों को 40 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा और अगर वो तब तक ठीक नहीं हुए तो उन्हें 2 चॉइसेस दी जाएगी। पहली ये कि वो उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाएं बाहर बर्फ में, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। आगे हम मेसन को देखते हैं। वो उस कॉलोनी के एक मेंबर हेल को बाहर निकाल के गोली मारने ही वाला होता है क्योंकि वो मेंबर फ्लू से इन्फेक्टेड है। सैम ये सब देख के मेसन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उस मेंबर को गोली मार देता है। सैम नीचे कॉलोनी में जाके ये सब ब्रिक्स को बताता है, इसलिए ब्रिक्स मेसन के पास जाके उससे पूछता है कि उसने उस मेंबर को कॉलोनी छोड़ने की चॉइस बिना दिए उसे गोली क्यों मार दी। ये पूछने पर मेसन गुस्सा हो जाता है। दरअसल मेसन का मानना था कि फ्लू इन्फेक्टेड लोगों को बिना क्वारंटाइन किए उन्हें गोली मार देनी चाहिए क्योंकि उस फ्लू से इन्फेक्टेड कोई भी अभी तक नहीं बच पाया है और इन्फेक्टेड लोगों को कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद जब उनको बर्फ में रहना और खाना नहीं मिलता तो वो वापस कॉलोनी में आने लगते हैं और अगर उन्हें दोबारा क्वारंटाइन किया जाएगा तो खाना देना पड़ेगा, जिसकी ऑलरेडी उनके पास कमी है। खैर ब्रिक्स उससे ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि तभी उसे पता चलता है कि कॉलोनी नंबर 5 से SOS आया है। SOS यानी एक सिग्नल है जो कि तब कोई भेजता है जब उसे अर्जेंट हेल्प की जरूरत हो। इसलिए ब्रिक्स सबको हॉल में बुलाता है जहां वो सबको बताता है कि कॉलोनी नंबर 5 को शायद मदद की जरूरत है और उन्हें उनकी मदद करने के लिए जाना होगा और उसे कम से कम 2 वॉलंटियर की जरूरत होगी जो उसके साथ कॉलोनी नंबर 5 चल सके वहाँ चेकिंग करने के लिए। सैम और ग्रेडन अपना नाम वॉलंटियर करते हैं ब्रिक्स के साथ कॉलोनी नंबर 5 जाने के लिए। ब्रिक्स ग्रेडन को मना करता है अपने साथ चलने के लिए क्योंकि ग्रेडन बाहर आई मुश्किलों के लिए बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, लेकिन ग्रेडन की रिक्वेस्ट करने पर ब्रिक्स मान जाता है उसको अपने साथ ले जाने के लिए और ब्रिक्स अपनी गैर हाजिरी में कॉलोनी का कमांड काई को दे देता है क्योंकि अब उसे मेसन पे बिलीव नहीं था कि वो उस कॉलोनी को संभाल पाए। खैर तभी मीटिंग के दौरान वहाँ पे एक कपल जो ऑलरेडी फ्लू से इन्फेक्टेड है लेकिन सबसे छुपाने के लिए वो चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन तभी वो मीटिंग में खांसने लगते हैं और उनकी ये चोरी पकड़ी जाती है। इसलिए ब्रिक्स मीटिंग को तुरंत कैंसिल करके उस कपल को क्वारंटाइन कर देता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिक्स, सैम और ग्रेडन बर्फीले रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल गए हैं। रास्ते में उन्हें क्लाइमेट कंट्रोल करने वाली वेदर मॉडिफिकेशन टावर भी दिखता है, जिसे देख ग्रेडन काफी एक्साइटेड होके उस मशीन के बारे में ब्रिक्स से सवाल करने लगता है, लेकिन क्योंकि अब वो मशीन खराब हो चुकी थी इसलिए वो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। खैर आगे वो एक टूटे हुए ब्रिज से गुजरते हैं जहां ब्रिक्स उस ब्रिज को क्रॉस करने की वजह से ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। ब्रिज में उन्हें एक मरी हुई फैमिली भी दिखती है जो शायद उस ठंड में बाहर सरवाइव नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने उस दर्द से बचने के लिए अपनी जान ले ली होगी। रास्ते में आगे उन्हें क्रैश्ड हेलीकॉप्टर भी दिखता है अब क्योंकि वैसे भी काफी रात हो चुकी थी और ठंड काफी बढ़ चुकी थी और कॉलोनी नंबर 5 अभी भी काफी दूर है, इसलिए वो तीनों उसी हेलीकॉप्टर में रात गुजारने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अगले दिन सुबह तक कॉलोनी नंबर 5 तक पहुंच सके। अगली सुबह कॉलोनी नंबर 5 पहुंचने पे उन्हें दिखता है कि वहाँ की एंट्रेंस पे खून के निशान हैं। ये देख ग्रेडन काफी डर जाता है और ब्रिक्स को सलाह देता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ब्रिक्स को लगता है कि कॉलोनी नंबर 5 के लोग मुसीबत में हैं और उन्हें नीचे जाके चेक करना चाहिए। नीचे कॉलोनी पहुंच के भी उन्हें हर तरफ खून के निशान दिखते हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा भयंकर हादसा हुआ होगा। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन्हें नीचे कॉलोनी में कोई भी नहीं दिखता, इसलिए ब्रिक्स वहाँ सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश
कोशिश करता रहता है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक आदमी दिखता है जो डर की वजह से एक रूम में छुपा हुआ था। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, लेकिन सैम के पूछने पे वो उसे बताता है कि उन्हें यानी कॉलोनी नंबर 5 के लोगों को एक अननोन कॉलोनी से मैसेज मिला था कि उन्होंने एक वेदर मॉडिफिकेशन टावर को ठीक कर दिया और वो उस एरिया की बर्फ पिघलाने में सफल रहे। इतना ही नहीं, अब उस एरिया की जमीन की मिट्टी भी खेती करने लायक है, इसलिए वो कोलैबोरेशन करना चाहते थे जिनके पास सीड्स हो खेती करने के लिए। इसी वजह से कॉलोनी नंबर 5 की एक टीम उस लोकेशन पे गई थी, जिसमें से सिर्फ वो वापस आ पाया, लेकिन उसके साथ वहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो उसके साथ पीछे करते हुए कॉलोनी नंबर 5 तक आ गए थे और वो अभी भी उस कॉलोनी के अंदर ही कहीं पर है। इतने में सैम उस आदमी से उस टावर की लोकेशन को मैप डाउन करवा लेता है और आगे ब्रिक्स और सैम उस आदमी को अपने साथ कॉलोनी नंबर 7 वापस चलने को कहते हैं। तभी वहाँ पे रूम के दरवाजे के बाहर से उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो लोग देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। इतने में वो सर्वाइवर आदमी डर के मारे अपने आप फिर से दरवाजा बंद करके रूम में लॉक कर लेता है। ग्रेडन एक बार फिर से ब्रिक्स को और सैम को वापस चलने की सलाह देता है, लेकिन ब्रिक्स और सैम उसकी नहीं सुनते और आगे उस आवाज की तरफ बढ़ते रहते हैं। वहाँ पहुँच के उन्हें बहुत ही डरावना दृश्य दिखता है, जिसे देख उनकी हालत खराब हो जाती है। वो देखते हैं कि कुछ नरबख्शी लोग वहाँ पे इंसानों को काट के खा रहे हैं। नरबख्शी मतलब वो लोग जो ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं। तभी नरबख्शी भी उन्हें देख लेते हैं, इसलिए सैम उन पे गोली चलाने लगता है, लेकिन गोलियां उनके पास ज्यादा नहीं थी और वहाँ लगभग 50 नरबख्शी लोग थे, इसलिए सैम और ब्रिक्स वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ग्रेडन डर की वजह से पहले ही दूसरी तरफ भाग जाता है, जिसके बाद नरबख्शी लोग उसे पकड़ के मार देते हैं। खैर सैम और ब्रिक्स वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सैम और ब्रिक्स वापस से उस क्रैश हेलीकॉप्टर में जाके छुप जाते हैं। सैम ब्रिक्स से पूछता है कि आखिर वो लोग नरबख्शी कैसे बन गए। इस पे ब्रिक्स उसे बताता है कि जब वो दूसरी कॉलोनी में था तब खाना समाप्त हो गया था और काफी दिन भूखे रहने के बाद वहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे को खाने लग गए थे जिंदा रहने के लिए, और अब वो सब दरिंदे नरबख्शी बन चुके हैं। खैर अगली सुबह जब सैम उठ के देखता है कि बहुत सारे नरबख्शी उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए सैम और ब्रिक्स ब्रिज की तरफ भाग के पहुंच जाते हैं। वहाँ वो दोनों डायनामाइट यानी बॉम्ब से उस टूटे हुए ब्रिज को उड़ाने के लिए वहाँ लगा लेते हैं, ताकि वो नरबख्शी लोग उनका पीछा करते हुए कॉलोनी नंबर 7 तक ना पहुंच पाए। डायनामाइट लगाने के बाद वो छुप जाते हैं, लेकिन बर्फ की वजह से उस डायनामाइट में जो आग लगाई थी वो बुझ जाती है। अब काफी देर हो चुकी थी और नरबख्शी भी बहुत पास आ चुके थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए ब्रिक्स खुद उस डायनामाइट को अपने हाथ में पकड़ के उसे जला देता है और उसी के साथ वो ब्रिज को ब्लास्ट करने में सफल रहता है। आगे हम देखते हैं कि सैम वापस अपनी कॉलोनी पहुंच गया है, लेकिन वहाँ पर अब पूरा कंट्रोल मेसन ने अपने हाथों में लिया हुआ है। उसने काई को भी बंदी बना के रखा हुआ है। सैम सबको बताने की कोशिश करता है कि उसके पीछे नरबख्शी लोग हैं और वो किसी भी वक्त उस कॉलोनी में आकर सबको मार डालेंगे, लेकिन कोई उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और मेसन ये समझ के कि सैम पागल हो गया है वो उसे भी बंदी बना लेता है। इसलिए जब कोई भी सैम के आसपास नहीं होता तो वो वहाँ से भाग निकल के सबसे पहले काई को छुड़ाता है और वहाँ की सीट्स को इकट्ठा करके बाहर निकलने ही वाला होता है कि मेसन उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ से बाहर जाने नहीं देता। सैम और काई रिक्वेस्ट करते हैं मेसन से कि सबको अभी वहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नरबख्शी उस कॉलोनी के बाहर हर तरफ से आ चुके थे। जब तक वो उन्हें बाहर रोक पाते वो नरबख्शी लोग अंदर आ जाते हैं। कॉलोनी के मेंबर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरबख्शी बहुत पावरफुल होते हैं। वो सारे कॉलोनी मेंबर्स को एक एक करके मारने लगते हैं, इसलिए लगभग 10 लोग जिनमें सैम, काई और मेसन भी था वो जाके एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं नरबख्शी से बचने के लिए। लेकिन क्योंकि ज्यादा देर तक वो दरवाजा नरबख्शी लोगों को रोक नहीं पाएगा, इसलिए सब एक एक करके वेंटिलेटर से कॉलोनी के बाहर निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन मेसन वहीं रुक जाता है और जैसे ही नरबख्शी अंदर आ जाते हैं वो गैस सिलेंडर पे गोली मार के ब्लास्ट करके अपनी जान ले लेता है, जिसमें लगभग सभी नरबख्शी मारे जाते हैं सिवाय उनके लीडर के। आगे उनका लीडर भी वेंटिलेटर में आ जाता है, जिसके बाद उसकी फाइट सैम से होती है। शुरू में वो सैम को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह सैम आखिरकार उस नरबख्शी के लीडर को मारने में सफल रहता है। फिर वो सभी लोग एक एक करके वेंटिलेटर से बाहर निकल आते हैं। बाहर आके वो देखते हैं कि उनकी कॉलोनी बर्बाद हो चुकी है। इसी वजह से सब लोग काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब वो इस ठंड से कैसे बचेंगे। लेकिन सैम उन्हें उम्मीद देता है, ये बता के कि उसे वो जगह की लोकेशन पता है जहाँ पर किसी ने वेदर मॉडिफिकेशन टावर को ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है और वहाँ की मिट्टी पे भी सीड्स की मदद से सब्जी और फल उगाया जा सकता है। इसलिए वो सब उम्मीद लिए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।